ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक फ्रांस की क्रांति के विभिन्न चरण। हमारा टॉपिक फ्रांस की क्रांति है और फ्रांस की क्रांति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसने संपूर्ण यूरोप को बदल दिया, संपूर्ण विश्व को बदल दिया। लेकिन बदलाव कैसे आया? ये बदलाव अचानक नहीं आया, बदलाव की एक लंबी प्रक्रिया थी और इस लंबी प्रक्रिया को समझ लेना ही फ्रांस की क्रांति को समझना। यूरोप में परिवर्तन 19वीं सेंचुरी, लगभग संपूर्ण 19वीं सेंचुरी में लाता रहेगा। 19वीं सेंचुरी में इसका प्रभाव लैटिन अमेरिका पर देखा जाएगा। 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध तक एशियाई देशों पर भी अपना प्रभाव छोड़ेगा और जिसे आप 20वीं सेंचुरी में उपनिवेश मुक्ति कहते हो, उस उपनिवेश मुक्ति पर भी फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए मैं 2-3 चीजें चाहता हूं और मैं आपको आज स्पष्ट कि आपका एक पार्ट मैंने फ्रांस की क्रांति कारण आदि की चर्चा की है। अब देखिए, जनरल स्टडीज में हमारा एम्फेसिस अलग है और यही फ्रांस की क्रांति का टॉपिक जब हम ऑप्शनल में कराते हैं वहां पर इसका एम्फेसिस अलग होता है। प्रायः क्या होता है कि लोग इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि जीएस का दायरा क्या है और ऑप्शनल का दायरा क्या है। ऑप्शनल में आपको टॉपिक विशेष के अंदर जाकर क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपका वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के सारे कोने में आप झांक चुके हैं। लेकिन जो जनरल स्टडीज का पार्ट होता है उसमें अब संपूर्ण वर्ल्ड हिस्ट्री के स्कीम में टॉपिक विशेष की जगह कहाँ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसलिए हम इसमें वर्टिकल स्टडी के बजाय ऑरिजेंटल स्टडी पर ज्यादा बल दें। जैसे अगर आपका ऑप्शनल पेपर है तो आपको ऑरिजेंटल स्टडी और फिर डीप वर्टिकल स्टडी भी करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा बहुत वर्टिकल स्टडी चाहिए परंतु मेनली आपको ऑरिजेंटल स्टडी चाहिए। हालांकि ओरिएंटल स्टडी ही किसी भी सब्जेक्ट की वास्तविक समझ देती है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर आप वर्टिकल स्टडी भी कर सकते हो परंतु ऐसे टॉपिक की संख्या आपको कम मिलती है। तो अब एक आते हैं, हम लोगों ने देख लिया कि 1789 में रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और इस रेवोल्यूशन की शुरुआत के बाद हमने अपनी सुविधा से इसे कई चरणों में बांटकर देखा है। अब कई चरणों में बांटकर देखा है, अगर हम चरणों की चर्चा करेंगे, क्रांति के विभिन्न चरण और ये टाइम पीरियड 1789 से लेकर 1815 तक का होगा, एक लंबा टाइम पीरियड होगा। और इसमें आप अगर चरणों को देखोगे तो 4 चरण मुख्य रूप से हैं। एक है संवैधानिक राजतंत्र का चरण, संवैधानिक राजतंत्र 1789 से 92 तक चलेगा। यह उग्र गणतंत्रवाद यह 1792 टू 94। और ये तीसरा उदार गणतंत्रवाद और ये 1794 से 99। और ये है प्रजातंत्र के नाम पर तानाशाही, प्रजातंत्र के नाम पर तानाशाही, प्रजातंत्र के नाम पर तानाशाही। अब देखो, ये चारों चरणों में बदलाव हुआ है। जो बदलाव की बात आप करेंगे, ये बदलाव आपको सभी चरणों में देखने को मिलेंगे। मैं आपको बस इतना सजेस्ट करना चाहूंगा कि अब ये जरूरी नहीं कि संवैधानिक राजतंत्र में आप गहराई में जाएं, उग्र गणतंत्रवाद में गहराई में जाएं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुंचते हुए जो चेंजेज होते हैं उस चेंजेज का सकारात्मक पक्ष क्या है और चेंजेज का नकारात्मक पक्ष क्या है। तो फिर हम लोग पहुंच जाएंगे 1815 में, तो टेक्निकली यह टॉपिक समाप्त हो जाए। लेकिन हमारा काम समाप्त नहीं होगा क्योंकि फ्रांस की क्रांति 1815 में जाकर ही नहीं रुकेगी। उसकी गूंज पूरे 19वीं सेंचुरी के यूरोप में सुनाई देती रहेगी और हम आपको याद दिलाएंगे उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये पहले हम देखते हैं एक एक चरण को। संवैधानिक राजतंत्र से आशय है कि राजतंत्र को बचाए रखा गया, लेकिन राजतंत्र मात्र नाम मात्र का प्रधान था, वास्तविक शक्ति विधानमंडल के हाथों में आ गई थी। वैसे भी आप जानते हो कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? विधानमंडल होता है, वो तो राजतंत्र होता नहीं है। तो आप क्रांति के विभिन्न चरण में आप पहले हमने आपको बताया जैसे वर्गीय समीकरण, इसको देखिए। वर्गीय समीकरण में क्या है, जैसे हमने 4 चरणों की चर्चा की, तो अब एक चरण से दूसरे चरण में आप परिवर्तन में जा रहे हो तो आपके मन में एक नेचुरल जिज्ञासा होती है। जब आप एक चरण से दूसरे चरण में जा रहे हो, परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, इस परिवर्तन के कारण क्या क्या कारण? तो परिवर्तन का कारण है बदलता हुआ वर्गीय समीकरण। जो फार्मूला मैंने अपने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में दिया था, आप उसको भूलना मत। आर्थिक परिवर्तन होता है, उससे सामाजिक परिवर्तन होता है। तो वर्गीय समीकरण बदलता चलता है। एक जो प्रभावी वर्ग है उस प्रभावी वर्ग की विचारधारा हावी होती है, लेकिन अब एक प्रभावी वर्ग का पतन होता है, उसकी जगह एक दूसरा प्रभावी वर्ग आ जाता है, उसकी विचारधारा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी चक्कर क्या है कि अभी राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च से मध्य वर्ग की लड़ाई चल रही है। ओके, लेकिन आपको पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मध्य वर्ग टेनिस कोर्ट सभा में जाता है और वह शपथ लेता है कि हम एक नए संविधान को बनाएंगे, लेकिन पुलिस और सेना से मोनार्की उसे वहां से निष्कासित करने में सफल हो जाता, थैंक्स टू द मॉब ऑफ पेरिस, पेरिस की भीड़ जिसने उसे बचाया। इस तरह की भीड़ आपको अमेरिकी क्रांति में देखने को नहीं मिलेगी। अमेरिकी क्रांति में नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में रहा था। हालांकि बोस्टन, मैसाचुसेट्स कुछ एक ऐसी जगह थी जहां पर निम्न वर्ग, कुछ भूखे लोग भी, कुछ मैकेनिक्स थे, कुछ कारीगर थे, कुछ बेरोजगार छात्र थे और भूखे और पीड़ित लोग थे।
तो उन्होंने वहां पर कुछ हिंसक घटनाएं की थी, लेकिन फिर मध्य वर्ग ने बड़ी चालाकी से निम्न वर्ग को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया था। यहाँ पर क्या है कि निम्न वर्ग अब मध्य वर्ग पर हावी हो जाएगा, क्योंकि निम्न वर्ग ने मध्यवर्गीय क्रांति को बचाया है। मध्यवर्गीय नेतृत्व है, उसका हित अलग है मध्य वर्ग का, निम्न वर्ग का हित अलग है। मध्य वर्ग केवल संवैधानिक राजतंत्र और सीमित मताधिकार लाना चाहता है। वो सामाजिक राजनीतिक विशेषाधिकारों को समाप्त करके कुलीनों और पादरी के समकक्ष अपने आप को स्थापित करना चाहता है। परंतु दूसरी तरफ वह यह नहीं चाहता है कि आर्थिक पुनर्वितरण हो। अब आपको होगा आर्थिक पुनर्वितरण क्या होता है, तो धनी लोगों के पास से संपत्ति छीनकर निर्धन लोगों में बांट दी जाए। ऐसी मंशा मध्य वर्ग की भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि जिसका घर स्वयं शीशे का हो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। मध्य वर्ग के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो मध्य वर्ग अपने वर्गीय हित के संदर्भ में सोच रहा है। मध्य वर्ग की मजबूरी है कि निम्न वर्ग को साथ लेकर चले, क्योंकि उसे हमेशा डर बना हुआ है कि राजतंत्र निम्न वर्ग की सहायता से हमारी क्रांति को कुचल डालेगा। उसे निम्न वर्ग का सहयोग चाहिए, निम्न वर्ग को देना नहीं चाहता। इस पहले चरण में वो निम्न वर्ग को मैनिपुलेट करेगा, थोड़ी बहुत रियायतें देगा, लेकिन अपने वर्गीय हित के अनुसार उसे बनाए रखेगा। लेकिन जिसे तुम उग्र गणतंत्रवाद का चरण कहते हो, वहां पर जाकर स्थिति बदल जाएगी। तो अगर हम बदलता हुआ वर्गीय समीकरण को समझने में कामयाब रहे, तो हमें फिर यह भी समझ में आता रहेगा कि क्रांति का स्वरूप क्यों बदल रहा है। क्रांति जब 1789 में शुरू हुई और वहां से लेकर जब 1815 तक पहुंचती है, तब तक क्रांति में इतने सारे बदलाव क्यों आ गए। ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं बता रहे हैं जो क्रांति की प्रगति को बताता है। तो पहले चरण में मैंने पहले आपको बताया, ये संवैधानिक राजतंत्र का चरण है जो मैंने आपको बताया है। और जो वर्गीय समीकरण यह है कि क्रांति के चरण में नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में था, लेकिन निम्न वर्ग का भी सक्रिय था। वर्ग संघर्ष एक तरह से चल रहा है। कुलीन वर्ग का उद्देश्य है पुराने विशेषाधिकारों को पुनः प्राप्त करना। कुलीन वर्ग चाहता है कि पुराने विशेषाधिकारों को प्राप्त करें। मध्य वर्ग चाहता है सीमित राजतंत्र की स्थापना, और निम्न वर्ग फ्रांस में प्रजातंत्र चाहता है। तो सामंतवाद का उन्मूलन, मैंने तो प्रबोधन भी आपको बताया है। तो प्रबोधन में मध्य वर्ग क्या चाहता था, वही इसमें क्या रहा। तो आप देखोगे एक सामंतवाद का उन्मूलन हुआ या सामंतवाद का अंत हुआ। अब ये सामंतवाद का अंत, अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि एक पद्धति के रूप में एक सामंतवाद, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सामंतवाद का पतन हो गया था। मैंने आपको यहां तक बताया था कि सामंतवाद के पतन के पश्चात ही यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों का उद्भव संभव हुआ। आपके मन में जिज्ञासा होगी, जब सामंतवाद के पतन के पश्चात राजतंत्र का उद्भव हो चुका है, तो फिर सामंतवाद का दोबारा पतन कैसे हुआ। आपके मन में यह प्रश्न आना बहुत ही स्वाभाविक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि सामंतवाद एक राजनीतिक व्यवस्था भी थी, एक आर्थिक व्यवस्था भी थी, और एक सामाजिक व्यवस्था भी थी। तो राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में जब थी, जब सामंतों के अपने किले थे, अपनी सेना थी, उनके अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, वो तो गए, उसको तो राजतंत्र ने दबा दिया। लेकिन उनके जो आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकार थे, जैसे आर्थिक विशेषाधिकार का मतलब है कि किसानों से वो कर वसूलते थे, किसानों से सेवा प्राप्त करते थे, जिसको उसके अलावा उनको और भी कुछ अधिकार थे, जैसे किसानों से सेवा लेते थे, फल फूल उपहार कई तरीके से प्राप्त करते थे, कुछ न्यायिक अधिकार भी थे। तो कुल मिलाकर सामंतवाद के तहत उन्हें कई प्रकार की छूट और अधिकार प्राप्त थे। फिर इतना ही नहीं, उन्हें कर से भी मुक्ति थी, राज्य उनसे कर नहीं ले सकता था। और दूसरा, सामाजिक में जो समाज के शीर्ष वर्ग थे, उन्हें समाज में विशेष सम्मान प्राप्त होता था। और वही स्थिति पादरी वर्ग की भी थी, वो भी सम्मानित वर्ग था, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, और वह लोगों पर टैक्स नामक कर भी लगाता था। तो मतलब इस प्रकार से जनसामान्य, इनकी ये सब अधिकार थे। तो अब सामंतवाद का अंत होने का मतलब है कि इन सभी के अधिकार जाएंगे, क्योंकि उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकार बचे हुए हैं। अब ऐसा इसलिए कि अब मोनार्क है, उसका तो मकसद पूरा हो चुका है, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सामंतवाद का पतन हो चुका है। अब आर्थिक क्षेत्र में अगर उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है और सामाजिक क्षेत्र में विशेषाधिकार प्राप्त है, उनको वो नहीं चाहता है, उनको चाहता है ये भी रहे। क्योंकि देखो, अब एक मुद्दा यह भी समझने की बात है कि राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च, ये तीनों पुरातन व्यवस्था से जुड़े हुए, और ये तीनों पिछले काल से जुड़े हुए। तो राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च, इनका एक लंबा इतिहास है, और ये पीछे के एक बहुत बड़े काल से जुड़े। ये मध्यकाल शक्ति का आधार इन तीनों का है। राजतंत्र पुनर्जीवित हुआ है, लेकिन राजतंत्र भी तो अपनी शक्ति पिछले युग से ही ले रहा है। ये तीनों हैं अतीत की चीज। तो तीनों के हित एक मुद्दे पर आकर मिल जाते हैं, क्योंकि राजतंत्र को कहीं लगता है कि जो इनकी शक्ति का आधार है वही तो हमारी शक्ति का आधार है। तो अगर हम इनकी शक्ति का आधार तोड़ देंगे तो हमारी शक्ति का आधार भी समाप्त हो जाए। तो राजतंत्र उसको टच करना नहीं चाहता। लेकिन अब नेशनल असेंबली, याद करिए, टेनिस कोर्ट सभा ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया है, वो संविधान सभा के तौर पर भी कार्य कर रहा है। तो नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को सामंतवाद का अंत कर दिया। एक ही रात में सामंतवाद का अंत हो गया, और फिर सामंतों की न्यायिक अधिकार, कर लेने का अधिकार, अन्य प्रकार के अधिकार समाप्त हो गए। किसान जो रैयत थे, अधीनस्थ रैयत थे, वो स्वतंत्र हो गए, और जो पादरियों के टैक्स वसूल करने के अधिकार थे वो भी समाप्त हो गए। इसका मतलब है कि अब सभी लोग समान धरातल पर आ गए, कोई न विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, न कोई दूसरा विशेषाधिकार विहीन वर्ग। अभी अपने आप में देखो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कारण यह है कि फ्रांस स्वतंत्र किसानों का प्रथम देश बना। फ्रांस एक ऐसा देश बना यूरोप में जो स्वतंत्र किसानों का पहला देश था, और यह फ्रांस में सबसे पहले यूरोप में घटित हुआ। हालांकि इसका विस्तार आगे हुआ, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, मैं आपको बताऊंगा, जब यूरोप के विभिन्न भागों को जीतेगा, तो जहां जहां नेपोलियन की सेना जाएगी वहां वहां वह सामंतवाद का अंत करता चला जाएगा। लेकिन फिर भी बाकी देशों में यह बहुत बाद में हुआ है। और जहां नेपोलियन की सेना नहीं गई हो, या पूर्वी यूरोप के देश में, वहां पर देखोगे कि 20वीं सदी के आरंभ तक चलता रहा है। परंतु फ्रांस में यह 1789 में ही समाप्त हो गया। तो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, मध्य वर्ग ने थोड़ी सी चालाकी यहाँ भी की। हालांकि
यह श्रेय राष्ट्रीय सभा को दिया जाता है, परंतु सच्चाई यह है कि नेशनल असेंबली के डिसीजन लेने से पहले ही किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह कर दिया था और जमींदारों की फसलों पर हमला करना शुरू कर दिया था। तो नेशनल असेंबली भी एक दबाव महसूस करते हुए यह डिसीजन लिया था और उसमें भी मध्य वर्ग जो नेशनल असेंबली में सबसे डोमिनेंट क्लास था, उसने वहां भी चालाकी दिखा दी। उसने सामंतवाद का अंत तो कर दिया, परंतु सामंतों के जो विशेषाधिकार है उसे सॉरी सामंतों के जो प्रॉपर्टी राइट का मतलब यह है कि उनके पास जैसे उनको भूमि धारण करने का अधिकार है। आप समझ सकते हो, आप किसी को बहुत ज्यादा भूमि धारण करने का अधिकार दिया जाए तो प्रैक्टिकली तो वो अपने क्षेत्र का जमींदार रह जाएगा। जैसे मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में एक एग्जांपल बताया था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, वहां पर मैंने बताया है कि 1954 में जब नेहरू की सरकार ने जमींदारी उन्मूलन किया तो जमींदारों की भी दो प्रकार की जमीन थी। एक थी जिसमें रैयत खेती करते थे और जहां से वो रेंट लेता था। दूसरे प्रकार की जमीन थी उसकी निजी मिल्कियत की थी, जिसको जिरात लैंड कहते हैं। तो उसमें भी नेहरू की सरकार ने कुछ ऐसा ही किया था। मतलब जो टेनेंट्स की जमीन है, जो जिस पर टेनेंट्स खेती करते थे, उन्हें तो उन्होंने स्वतंत्र कर दिया और टेनेंट्स को स्वतंत्र किसान बना दिया और जमींदारों को जमीन ले ली। हालांकि थोड़ा सा एक मुआवजा की राशि भी मिली। ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन था, परंतु मॉडल तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाया था। और दूसरा, लेकिन जो उनकी जिरात लैंड थी, जहां उनका ऑक्यूपेशन था, उनका अधीन छोड़ दिया। इसलिए हमारे यहाँ भी जो जमींदारी उन्मूलन है वो आंशिक रूप से ही सफल हो सका, क्योंकि एक बहुत बड़ी जोत जमींदारों के पास भूमि की रह गई थी। अब यही बात फ्रांस में भी हो रहा है, उनके पास बहुत बड़ी भूमि की जोत है। अब चाहिए था मध्य वर्ग को कि उनकी अतिरिक्त प्रॉपर्टी उनसे ले ली जाए और किसानों में बांट दी जाए, परंतु ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि मध्य वर्ग कभी भी संपत्ति पर हाथ नहीं रख सकता था, क्योंकि मध्य वर्ग को डर था कि आज उनके साथ घटित होगा तो कल मेरे साथ भी घटित होगा। वो स्वयं भी एक प्रॉपर्टी क्लास था। यह बात को ध्यान रखना। अब देखो, जो बी में आपको बताया जाता है कि यहाँ पर आपको सूचना मिलती है कि नागरिक यानी नागरिक एवं व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा। व्यक्ति मींस की राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, इसकी घोषणा 26 अगस्त 1789 को हुई। रूसों की सामान्य इच्छा को अपील करते हुई और इसमें कहा गया कि मानव के कुछ मूलभूत अधिकार है, मानव के कुछ जमसिक अधिकार है जिन्हें जो अहरणीय है, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। अब इस तरह से तुम देखोगे तो इस प्रकार के अधिकारों की घोषणा अपने आप में कोई नई घोषणा नहीं। इससे पहले ब्रिटेन में, मैंने पीछे आपको बताया होगा, 1215 में एक ब्रिटिश मैग्ना कार्टा आया था, जिसमें पहली बार लोगों के अधिकारों को स्वीकृति मिली। और अमेरिकी क्रांति के मध्य भी विभिन्न क्रांतिकारियों ने, विभिन्न क्षेत्र की असेंबली ने भी मानव और नागरिक अधिकारों की मतलब नागरिक लोगों के अधिकारों की, मानव के मूलभूत अधिकारों की घोषणा की। तो अपने आप में वह कोई नई चीज है, इसलिए आपको कहा जाता है। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू क्या है? दो तीन चीजें हैं। यह अपने आप में पीछे के अधिकारों से इस रूप में आपको विशेष दिखेगा कि इसमें यह रूसों की सामान्य इच्छा पर आधारित है। कहोगे रूसों की सामान्य इच्छा क्या है? रूसों का जनरल विल मैं आपको बता चुका हूं। वो मानता है कि संप्रभुता जन सामान्य में है। इसका मतलब है ये जो घोषणा हुई है उसमें सभी के अधिकारों की बात दिखाई गई। समझ सकते हैं आप? तो मतलब इट हैज टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ ऑल। इस रूप में आप इसे देखेंगे कि इन अधिकारों की घोषणा का अपना एक विशेष महत्व है। दूसरी बात है, यह केवल फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य है, पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य। तो चलो, बाद में अन्य महाद्वीपों में तो इसकी गूंज कुछ बाद में सुनाई दी, लेकिन यूरोप में तो इसकी गूंज तात्कालिक रूप में सुनाई दी और पूरा का पूरा यूरोप हिल गया इस घोषणा के बाद। समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण घोषणा यूरोप के परिप्रेक्ष्य में। यह जो घोषणा है वह कुछ मूलभूत आदर्शों की घोषणा है फ्रांस के लिए, जिस पर फ्रांस का भावी संविधान भी बनना है। इसके कई सबल पक्ष, परंतु हाँ निर्बल पक्ष भी, क्योंकि आप देख रहे हो आखिर इस रेवोल्यूशन पर कंट्रोल किसका है, लीडरशिप किसका है? मध्य वर्ग का लीडरशिप है। तो मध्य वर्ग के लीडरशिप के अनुकूल इसके आसपास सीमाएं भी। अब देखिए क्या सीमाएं। इस चरण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, लेकिन काम करने का अधिकार, भोजन का अधिकार या संघ बनाने का अधिकार नहीं था। बताइए, यह घोषणा भी मध्य वर्ग की थी, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कि मनमानी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, व्यक्ति स्वतंत्र है। मनमानी गिरफ्तारी से मुक्ति, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उनकी संपत्ति धारण करने का अधिकार, किसी की संपत्ति नहीं छीनी जा सकती। अगर संपत्ति छीनी जाती है तो फिर उन्हें अपेक्षित मात्रा में मुआवजा की राशि मिलनी चाहिए। ये सब प्रावधान। लेकिन वही जो निम्न वर्ग अपने ही फंडामेंटल राइट्स को देखते तो उसमें हाँ कुछ एक अधिकार हैं, जैसे आपको प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जैसे अनटचेबिलिटी का जैसे आर्टिकल 17 आपका हुआ, या 29-30 में लोग। लेकिन आप जितने भी अधिकार देखेंगे उसमें आपको धर्म का अधिकार है, किसका? मध्य वर्ग के लिए। जैसे आप 14 से 18 तक का अधिकार देखेंगे या 19 अधिकार देखेंगे, तो ये सब मुख्य रूप से मध्य वर्ग को सील करता है। तो मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मध्य वर्ग का प्रभाव यहाँ भी आपको दिखता है कि मध्य वर्ग के प्रभाव में जैसे काम करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, इस तरह के अधिकारों को तो स्वीकृति नहीं मिली। ये इसका एक लिमिटेशन पार्ट है जिस पर भी ध्यान रखना। 1991 में एक नया संविधान फ्रांस का बनकर तैयार हुआ। उस फ्रांस के संविधान को देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि 100% इस पर मध्य वर्ग का प्रभाव। क्यों? सीमित मताधिकार। आपको मैंने बताया हुआ है प्रबोधन के समय से ही कि निम्न वर्ग तो चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार मिले। मध्य वर्ग सीमित मताधिकार इसलिए चाहता है क्योंकि निम्न वर्ग की तुलना में उसका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम है। उसे डर है कि अगर प्रत्येक को वोटिंग अधिकार मिल जाए, प्रत्येक को अगर मताधिकार मिल जाए, तो फिर मध्य वर्ग की स्पेशलिटी समाप्त हो जाएगी। वह अब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उसका कम है तो आउटवोट हो जाएगा। दूसरा, शक्ति का पृथक्करण, जो मैंने मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत आपको बताया था, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, इन तीनों निकायों को एक दूसरे से पृथक होना चाहिए, तभी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। यहां पर भी आपको मध्य वर्ग का प्रभाव दिखता है। तीसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
संपत्ति का अधिकार आदि। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है या संपत्ति का अधिकार है, ये सब अधिकार भी मध्य वर्ग से जुड़े हुए हैं। इसमें निम्न वर्ग को कुछ विशेष हासिल नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर यह क्रांति पहले चरण में मध्य वर्ग की तरफ झुका रहा। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब द्वितीय चरण में देखिए एक बड़ी अजीब बात होती है। यहाँ पर आपको सूचना दी जाती है कि उग्र गणतंत्रवाद का चरण जो 1792-94 में है, तो निम्न वर्गीय समीकरण, निम्न वर्ग ने मध्य वर्ग को बाहर कर दिया, या नवीन वर्गीय समीकरण, निम्न वर्ग ने मध्य वर्ग को बाहर कर क्रांति पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। महत्वपूर्ण घटनाएं, जून 1792 में असेंबली के रेडिकल सदस्यों जीरोनटिस और जैकोबियन ने एक दूसरी क्रांति के माध्यम से सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र स्थापित कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति ने वैचारिक रूप में पुरातन यूरोपीय व्यवस्था को चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस और यूरोप के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। और जैकोबियन आतंक जून 1793-94 जैकोबियन नेता रॉसपेयर के नेतृत्व में एक सर्व सत्तावादी निरंकुश सरकार की स्थापना। बहुत सिंपल सी चीज है, आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे उग्र गणतंत्रवाद, इस टाइम में क्या हो रहा है, तो निम्न वर्ग के द्वारा क्रांति पर नियंत्रण स्थापित करना। निम्न वर्ग के द्वारा क्रांति पर नियंत्रण स्थापित करना। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी आखिर निम्न वर्ग क्रांति पर नियंत्रण स्थापित करेगा। तो उसी क्रम में आप देखोगे जीरोनदिस्ट एवं जैकोबियन, जीरोनदिस्ट एवं जैकोबियन समूह, जीरोनदिस्ट एवं जैकोबियन समूह की सक्रियता अब इसमें आप देखेंगे राजतंत्र की समाप्ति, गणतंत्र की घोषणा, नए संविधान, तो ये दूसरा संविधान फ्रांस में आ गया। जैसे 1791 में पहला संविधान आया था, इसमें विधानमंडल में एक ही सदन था, इसमें भी एक ही सदन, वह सदन नेशनल कन्वेंशन कहाएगा, मैं आपको बताऊंगा। और चौथा है जैकोबियन शासन, जिसको जैकोबियन आतंक भी कहा है, जैकोबियन शासन। अब ये अपने आप में बड़ा इवेंटफुल पीरियड है। इस इवेंटफुल पीरियड का सबसे पहली बात यह है कि जीरोनटिस्ट और जैकोबियन निम्न वर्ग के द्वारा क्रांति पर नियंत्रण क्यों स्थापित किया गया। तो पहले चरण में आपने देखा था कि मध्यवर्गीय नेतृत्व था, तो पहले निम्न वर्ग अधीनस्थ शक्ति के रूप में चल रहा था। उसे उम्मीद थी कि मध्यवर्गीय नेतृत्व हमारे साथ कुछ न्याय कर सके, लेकिन मध्यवर्गीय नेतृत्व ने ऐसा नहीं किया। वह निम्न वर्ग को धोखा देता रहा। अंत में धीरे धीरे उसे भी समझ में आने लगी कि मध्य वर्ग हमें कहीं ना कहीं हमें धोखा दे रहा है, ठग रहा है। तो निम्न वर्ग ने आगे बढ़कर फिर अपना प्रभाव दिखाया। ये जीरोनटिस्ट और जैकोबियन कौन है, तो राजनीतिक दल है, मैं आपको बताता हूँ। राजनीतिक दल अब क्या है, अब कैसे घटनाक्रम हुआ कि 1791 में एक नया संविधान बनकर तैयार हुआ। इस नए संविधान में तो आप जानते हो मताधिकार सीमित है, लेकिन जीरोनटिस्ट और जैकोबियन ये दोनों थोड़ा उग्र तत्व। जैसे इनमें से कुछ को तो मताधिकार भी मिला हुआ था स्टेटस के अनुसार, तो विधानमंडल में भी थे। और फिर जो विधानमंडल था उसमें एक सदन, उसमें जीरोनटिस्ट और जैकोबियन दोनों थे। और लेकिन एक तरफ राजा के पक्षधर थे। राजा के पक्षधर का मतलब है कि चाहते थे कि राजतंत्र रहे, तो राजा के पक्षधर तो उसी मध्य वर्ग के लोग होंगे या मध्य वर्ग के लोग। जीरोनटिस्ट थे वो निम्न मध्य वर्ग से जुड़े हुए, और जैकोबियन निम्न वर्ग से जुड़े हुए हैं। कभी आप अपने क्लास 9th 10th से फ्रांस की क्रांति पर हो, वहाँ पे टर्म मिलेगा अंग्रेजी में, तो उसको सैंस-कुलोटस बोलते हैं, हिंदी में उसको लिखा मिलेगा सैन-कुलॉट। तो सैन-कुलॉट कहते थे जैकोबियंस को। अब वो सब कौन थे, तो देखो अब उनका था कि छोटे छोटे दुकानदार थे, कुछ मजदूर, दिहाड़ी मजदूर थे, छोटे छोटे दुकानदार थे, और इसी तरह के जो निम्न इनकम ग्रुप के लोग थे वो जैकोबियन में शामिल थे। निम्न वर्ग को ही आप काउंट करें। वो एक खास प्रकार का एक धारीदार पायजामा पहनते थे। धारीदार पायजामा प्राय डॉक यार्ड वर्कर्स, जो गोदी पर काम करने वाले, जो मतलब सी पोर्ट पर काम करने वाले डॉक यार्ड वर्कर्स होते थे, वो धारीदार पतलून पहनते थे। उसी प्रकार से ये भी धारीदार पतलून पहनते थे और लाल टोपी पहनते थे, इनकी पहचान। और इनका शक्ति का आधार बड़ा व्यापक। एक तो इन्होंने एक क्लब बना रखा था जो बड़ा फेमस था फ्रांस में, जैकोबियन क्लब, इस जगह खुलेगी। दूसरा कि एक कम्यून बना था पेरिस में। जब क्रांति घटित हुई थी, तो क्रांति में आपको याद होगा पेरिस की भीड़ वहाँ उपस्थित हुई थी। उसमें किसान भी थे और श्रमिक भी थे। तो किसान और श्रमिक जो शिल्पकार, दस्तकार थे, उन्होंने आपस में मिलकर एक संगठन बना लिया था, उसको कम्यून बोलते थे, उसको पेरिस कम्यून कहते थे। तो पेरिस कम्यून में भी उनकी उपस्थिति थी, विधानमंडल में भी वो मेंबर्स थे। तो जीरोनटिस्ट जैकोबियंस पहले मिलकर काम करेंगे, पहले दोनों मिलकर काम करेंगे। और ये दोनों चाहते थे राजतंत्र समाप्त और गणतंत्र राजा। राजा के पक्षधर चाहते थे राजतंत्र बचा रहे। तो ये झमेला शुरू हुआ 1791 में, जब नया संविधान बनकर तैयार हुआ। और जब विधानमंडल की कार्यवाही शुरू हुई, तो विधानमंडल में राजा के पक्षधर एक तरफ बैठे हुए थे और जीरोनटिस्ट और जैकोबियंस दूसरी तरफ बैठे हुए। तो दोनों के बीच मतभेद शुरू हुआ। तो जीरोनटिस्ट और जैकोबियंस उग्र सुधार चाहते थे, राजा के पक्षधर सुधार रोकना चाहते थे। एक चीज ध्यान रखना, आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई पुस्तक पढ़ते हो, तो दो टर्म से आपको बार बार वास्ता पड़ता है।
एक टर्म आता है वामपंथ और दूसरा टर्म आता है दक्षिणपंथ। तो मैं इसको अभी स्पष्ट कर रहा हूँ, इसको आप भूलना मत। वामपंथ और दक्षिणपंथ भारतीय जीवन में काफी प्रचलित शब्द है, या पूरे वर्ल्ड में आपको इसकी जो उत्पत्ति हुई थी फ्रांस की क्रांति से हुई। जो वामपंथ और दक्षिणपंथ जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांस की क्रांति से हुई थी। क्योंकि फ्रांस की क्रांति के मध्य कहा जाता है कि मतलब क्रांति के मध्य नहीं, मैंने जो एक सदनीय विधानमंडल आपको बताया है, अगर आप एक सदनीय विधानमंडल को देखेंगे तो आपको पता चलता है कि इस विधानमंडल में दो तरह के लोग, एक तरफ राजा के पक्षधर थे और दूसरी तरफ जीरोनतीस जैकोबियन। अब सपोज करिए जहां मैं खड़ा हूं वो स्पीकर का टेबल है या स्पीकर का चेयर है, और संयोग ऐसा था कि राजा के पक्षधर स्पीकर के दाएं हाथ में, जो अध्यक्ष है उसके दाएं भाग में बैठते थे, और जीरोनतीस जैकोबियन बाएं भाग में बैठते थे। तो आप जीरोनतीस जैकोबियन उग्र सुधारवादी थे, ये चाहते थे कि उग्र परिवर्तन हो, और राजा के पक्षधर परिवर्तन विरोधी थे। तो वहीं से वामपंथ और दक्षिणपंथ शब्द चल निकला। जो परिवर्तन के पक्षपाती है, उग्र सुधार और परिवर्तन को वामपंथी कहलाए। इन शब्दों का प्रयोग आगे मार्क्सवादी साम्यवादियों के लिए होने लगा और उग्र समाजवादियों के लिए, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। और दक्षिणपंथी शब्द उन पार्टियों के लिए होने लगा जो कहीं ना कहीं परंपरा पर बल देते हैं, यथास्थितिवाद या स्टेटस क्विज्म पर बल देते हैं। तो ऐसी के लिए शब्द आया दक्षिणपंथ। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग वामपंथ और दक्षिणपंथ इन दोनों शब्दों के ऑरिजिनेशन को समझ पाए। तो अब इन्होंने क्या किया कि पहले हमला किया राजमहल पर, और बड़ा ही राजा और उसकी रानी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और फिर 25 सितंबर 1792 को 1792 में सितंबर 1792 में उन्होंने गणतंत्र की घोषणा फ्रांस में कर। राजतंत्र अब अवेट कर रहा था, उस पर कोई इन्होंने ट्रायल शुरू कर दिया, और अगले जनवरी 1793 में इन्होंने राजतंत्र को भी, मतलब किंग जो मोनार्क था लुईस 16, उसको मृत्युदंड दे दिया। अगले साल उसकी रानी का मृत्युदंड दे दिया। इसके बाद इस प्रकार से इन्होंने गणतंत्र की घोषणा की। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय जीरोनतीस और राजा के पक्षधर और जीरोनतीस जैकोबियन जो उग्र सुधारवादी थे, ये दोनों का आपस में तकरार हो रही थी, वही समय स्थिति ऐसी बनी कि फ्रांस और यूरोप के बीच युद्ध शुरू हो। यह भी होना, यह भी एक घटना है, उसको भी ध्यान रखना है कि फ्रांस और यूरोप के बीच जो युद्ध है, फ्रांस और यूरोप के बीच युद्ध भी होना है। और युद्ध क्यों होना है? तो अब इसमें देखो दिलचस्प बात यह है कि ऊपरी स्तर पर देखोगे तो जीरोनतीस और जैकोबियन चाहते हैं युद्ध हो, और उधर राजा के पक्षधर भी चाहते हैं युद्ध हो। अगर ऊपरी तौर पर देखोगे तो पता चलेगा लुई 16वां जो फ्रांस का शासक है, उसका उसकी पत्नी मेरी एंटोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। तो ऑस्ट्रिया का जो शासक फ्रांसिस है, वो अपनी बहन और बहनों की भविष्य को लेकर चिंतित है। उसी ने रूस के साथ, प्रशा के साथ, आदि के साथ एक गठबंधन किया, और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का निर्णय लिया। ब्रिटेन का भी समर्थन उसे मिला। लेकिन अगर आप ज्यादा चाहें, उसके बाद दूसरा फैक्टर आप देखेंगे तो यह भी है कि इस युद्ध को रोकने के बजाय उग्र सुधारवादी और राजा के पक्षधर दोनों और उकसाने लगे। वजह क्या है कि उन दोनों को अपना अपना फायदा नजर आ रहा था। राजा के पक्षधर को लग रहा था कि अगर एक बार युद्ध होता है तो फिर युद्ध के माध्यम से जब विदेशी सेना आएगी वो राजा की शक्ति को पुनर्स्थापित कर देगी और क्रांति को दबा देगी, जो चाहते थे। और जो जीरोनतीस और जैकोबियंस उनको लगता था कि अगर युद्ध शुरू हो जाए तो हम एक राष्ट्रीय युद्ध के नाम पर, नेशनल वॉर के नाम पर और फ्रांस की प्रतिष्ठा के नाम पर हम सारा इस युद्ध का उत्तरदायित्व राजा के सिर थोप देंगे कि भाई देखो राजतंत्र के होने से कितनी हानि है, इस कारण से विदेशी हमला भी हो रहा है, और ये राजतंत्र हमारा कहीं ना कहीं विदेशियों से मिला हुआ है, और उसी प्रिटेक्स्ट पर हम राजतंत्र को समाप्त करें। तो इनकी अपनी योजना अलग चल रही है। लेकिन इसमें एक हिस्टोरियन ने बड़ी अच्छी बात कही है कि युद्ध की वजह थी, आप देखोगे कि आगे जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ है तो रशियन रेवोल्यूशन में भी एक युद्ध हो गया। रशियन रेवोल्यूशन तेज हुआ। कारण क्या है कि जब कोई देश इस तरह से उग्र सुधार की तरफ चल निकलता है, अगर रेडिकल परिवर्तन हो जाती है, एक रेडिकल क्रांति हो जाती है, तो उसके पड़ोसी लोग भी डरने लगते हैं, क्योंकि खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रखा करता है। अब देखिए फ्रांस में क्या क्या घटनाएं हैं, एक दो घटनाएं तो मैंने आपको नहीं बताई। जैसे सामंतवाद का अंत हुआ तो सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए, पादरियों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। फिर इतना ही नहीं हुआ, आगे क्रांतिकारियों ने चर्च की भूमि पर भी कब्जा कर लिया था। और फिर इतना ही नहीं बल्कि एक सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी लाई गई। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी का मतलब है, ये सब ज्यादा घटनाक्रम मैंने आपको बढ़ाया नहीं, क्योंकि उससे मुझे लगा कि आप पर लोड बढ़ जाएगा, उसका कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। मेरी कोशिश दोनों है कि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े और आपका विजन इतना क्लियर हो कि कोई क्वेश्चन आपके हाथों से निकले नहीं। बल्कि मेरा तो यहाँ पर दोहरा उद्देश्य है कि जिस इतिहास के माध्यम से आप जीएस के अन्य खंडों को भी सॉल्व कर सको और अपनी स्थिति को मजबूत कर सको। तो मैं आपको बता रहा था कि अब उसमें जब जब युद्ध शुरू होना है तो युद्ध में ये बात स्पष्ट हो गई कि भाई ये सामंत है, वो सामंत पीड़ित हुए फ्रांस में, क्योंकि उनके सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया। वो सामंत जान बचाकर भाग गए। जो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी लाया गया, मतलब तो सभी क्लर्जी से जितने पादरी हैं उनसे अपेक्षा की गई, आप लोग इसी संविधान को सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी कहते हैं, पादरियों का संविधान, आप इस संविधान को साक्षी मानकर क्रांति के पक्ष में शपथ लीजिए और यह तय करिए कि आप लोग क्रांति के साथ। तो जब सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी पारित किया गया तो अब उनके लिए टेस्ट हो गया कि भाई हम इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दूसरा तो हमारे पास रास्ता है नहीं। तो बहुत सारे पादरी ऐसे थे जो शपथ नहीं लेना चाहते थे, वो देश छोड़कर भागने लगे। तो पूरी इधर राजतंत्र की हत्या हो गई, को मृत्युदंड मिल गया, उधर सामंतों को अपना अधिकार छोड़कर भागना पड़ा बहुतों को। फिर पादरी तो यहाँ से ये जो विस्थापित तत्व थे जो यूरोप में गए, वो यूरोप में क्रांति के विरुद्ध एक मानसिक वातावरण का तैयार। अब फ्रांस की क्रांति यूरोप में राजतंत्र, कुलीनबर्ग और चर्च, जिसको तुम पुरातन व्यवस्था कहते हो, फ्रांस की क्रांति यूरोप में राजतंत्र, कुलीनबर्ग और चर्च को डराने लगा। अगर फ्रांस पर यूरोप का हमला है, वह कोई एक देश का दूसरे देश पर हमला नहीं है, यह फ्रांस और यूरोप के बीच का युद्ध नहीं है, यह पुराने फ्रांस और नए फ्रांस के बीच का युद्ध है।
मतलब पुरानी यूरोप और नए यूरोप के बीच का युद्ध है, क्योंकि अब क्रांति घटित हो गई, तो फ्रांस की क्रांति यूरोप को डराने लगी है। तो यूरोप के जो नेतागण हैं वो ये सोच रहे हैं कि चलो फ्रांस की क्रांति का जो आग है, क्रांति की आग, वो हमारे दामन को जलाना शुरू करे, उससे पहले चलकर वहीं चलकर हम बुझा देते। इसी उम्मीद से आए, लेकिन लेने के देने पड़ जाएंगे। फ्रांस में ये राष्ट्रवाद की ताकत को मजबूत कर देगा। फ्रांस में इसके रेवोल्यूशनरी वॉर का रूप ले लेगा, क्रांतिकारी युद्ध। और क्रांति ने इतनी ऊर्जा विकीर्ण की है, नागरिक सेना की अवधारणा आएगी, फ्रांस एक विशाल सेना बनाएगी, और आगे चलकर फ्रांस को नेपोलियन जैसा एक सेनापति का भी नेतृत्व मिलेगा। और उल्टा यूरोप फ्रांस की क्रांति को क्या दबा पाता, फ्रांस ने उल्टा यूरोप को जीतना शुरू कर दिया। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में भी एक क्रांति ला दी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ पर क्या क्या हुआ है, तो रेडिकल सदस्यों जियोंदिस और जैकोबियन के माध्यम से सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र स्थापित किया गया। फ्रांस की क्रांति ने वैचारिक रूप से पुरातन यूरोपीय व्यवस्था को चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस एवं यूरोप के बीच युद्ध आरंभ हो गया। फिर जैकोबियन आतंक जून 17 अब देखो, जब गणतंत्र स्थापित हो गया, जब वो देश पूरा हो गया, उधर युद्ध भी शुरू हो गया था। युद्ध शुरू हो गया तो फ्रांस की जो सरकार थी उसने युद्ध को भी चालू रखा। और 1793 में जियोंदिस और जैकोबियन ने मिलकर एक नया संविधान भी लाया। उन नए संविधान में एक बड़ी अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी जो पुराने संविधान में नहीं है। उस नए संविधान में सभी पुरुषों को, इसको कहो वैश्य पुरुष मताधिकार, वह वैश्य पुरुष मताधिकार का प्रावधान लाया गया। मतलब जितने भी एबल बॉडीड पुरुष थे वो सबको, मतलब सॉरी जितने भी एडल्ट थे उन सबको मताधिकार दे दिया, लेकिन महिलाओं को नहीं। गौर करने वाली बात है। तो एक लिमिटेशंस भी है कि जब नागरिक अधिकारों की भी जो घोषणा हुई, तो नागरिक अधिकारों की घोषणा भी पुरुषों के लिए हुई थी। 1791 की बात है, उसमें महिलाओं की चर्चा नहीं थी। आप क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक ब्लॉक में एक महिला का नाम मिलेगा, ओलंपा द गुज। ओलंपा द गुज एक महिला थी, अपने समय की बड़ी रेडिकल महिला थी। और उसका मानना यह था कि अगर पुरुषों को के अधिकारों की घोषणा हुई है तो उसने महिलाओं के, जैसे पुरुष एवं नागरिक अधिकार, व्यक्ति में पुरुष एवं नागरिक अधिकार को नाम दिया गया था कि मैन एंड द राइट ऑफ मैन एंड